बात है कि नाखूनों और बालों को छोड़ के टीबी का जो संक्रमण है, टीबी का जो इन्फेक्शन है, वो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे आपने कैप्सूल में भी देखा। अगर लिम्फ नोड्स की टीबी है तो जाहिर बात है गर्दन में या ये जो गले के आसपास गांठें पैदा हो सकती हैं। टीबी अगर आंतों की है तो उसके लक्षण अलग होते हैं, कुछ जैसे ऑब्स्ट्रक्शन के से लक्षण पैदा हो जाते हैं। होता क्या है कि टीबी की वजह से आंतों में जो संकरापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी वजह से आदमी को कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। बोन की टीबी है, जोड़ों की टीबी है, वहाँ दर्द होगा, जोड़ों में सूजन हो जाएगी। एक खास तौर से रीढ़ की हड्डी की जो टीबी होती है, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे पीछे देखें तो रीढ़ की हड्डी के पास एक उभार सा हो जाता है, एब्सेस सी बन जाती है। तो वो तो अंग के ऊपर निर्भर करेगा और लक्षण अलग अलग होंगे, लेकिन फेफड़ों की टीबी के ये लक्षण है जो मैंने शुरू में कहे, खांसी, बलगम और छाती में दर्द की जो बात हो रही है। जी, ये चर्चा जारी रखेंगे। उससे पहले हरियाणा से राजेश जी टेलीफोन लाइन पर। राजेश जी, आपका स्वागत, पूछे सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जी, जो जोड़ों में जो आप बता रहे हो और रीढ़ की हड्डी में, जी हाँ, तो जी इसमें मतलब किस टाइप के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेस्ट स्पेशलिस्ट को या किसी और डॉक्टर को? जी अच्छा सवाल है। डॉक्टर शर्मा क्या बताना चाहेंगे इनको? सबसे पहले तो जनरल फिजिशियन या एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है वो भी देख सकता है, वो भी डायग्नोसिस कर सकता है। जॉइंट के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आम तौर पे इतने सारे जॉइंट्स हैं, सिंगल जॉइंट को वहाँ पर सूजन का होना या उसका फूल जाना, ये इसका लक्षण है कि टीबी सस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आए केस तो वो रेफर कर सकता है स्पेशलिस्ट के। देखिए, अब यहाँ पर अब एक सवाल लोगों के मन में बिल्कुल आ गया होगा, जॉइंट पे किस तरह का सूजना या फूलना जो है, सूजन, वो किस तरह की, क्या टीबी में और चोट लग जाना किसी को, उसमें क्या फर्क होगा? चोट लगने में तो हिस्ट्री होगा, जिसको कहीं पर हिट हुआ है, चोट लगा है, पर यहाँ पर चोट लगने का कोई हिस्ट्री नहीं होगा, तो वहाँ से सस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, उसका एक जोड़ का, आम तौर पे एक जोड़ का सूजन का होना इंडिकेट करता है, मोनो आर्टिकुलर होता है, ऑलिगो आर्टिकुलर होता है या आर्थराइटिस जो होता है, तो उससे सस्पेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को। अच्छा। ये पेशेंट को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इतनी कि ये टीबी भी हो सकती है जॉइंट की। जी डॉक्टर सिंह, आपने कहा कि बहुत सारे पहले टीबी को माना जाता था सिर्फ फेफड़ों का रोग, अब जो है पता चला बहुत सारे जो ऑर्गन्स है इससे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या अगर दूसरे ऑर्गन्स के इफेक्ट होने की बात की जाए तब भी जो संक्रमण है वो फेफड़ों से ही शुरू होगा? आमतौर पे ज्यादातर मामलों में देखा गया कि फेफड़ों का जो फोकस होता है, जो जहां बैक्टीरिया स्थापित कर लेते हैं अपने आप को, वहां से ब्लड के माध्यम से वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। ज्यादातर मामलों में तो यही देखने में आया है। जी। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर व्यक्ति को लगता है कि अगर लंग्स इन्फेक्शन है तो टीबी है, और दूसरे अगर ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है तो शायद कुछ और हो, टीबी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक लंग्स की बात हो रही है, अगर सिम्टम्स बड़े क्लियर कट हैं, खांसी आ रहा है, उसमें खून है बलगम में, तो बहुत ही क्लियर कट केस है। बट कई बार ये भी हो सकता है कि वो स्मीयर नेगेटिव हो, सूखी खांसी हो, तो एक्सरे की हेल्प लेनी चाहिए उस केस में, और एक्सरे से डायग्नोसिस हो सकता है। और उस केस में कीटाणु स्मीयर में ना आए, कल्चर में आ सकते हैं, क्योंकि लोड कम होता है बैक्टीरिया का। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जोड़ का होना, टीबी होना, उसमें जरूरी नहीं है कि लंग्स इन्वॉल्व हो। लंग्स, ये भी हो सकता है कि लंग्स चेस्ट एक्सरे बिल्कुल क्लियर हो, तो उस केस में अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। जैसे अगर सूजन है तो जॉइंट का फ्लूइड निकाला जाए या स्पेशल एक्सरे किए जाए, उससे हिंट मिल सकता है कि जॉइंट का टीबी है। इसके विपरीत कुछ मामलों में डॉक्टर शर्मा ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये टीबी है, टीबी का इलाज चलता रहा और बाद में कुछ समय बाद पता चला कि रोग कुछ और ही था। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि एक्चुअली स्पेशल एक्सरेज करना, अगर जोड़ की सूजन है तो उसके फ्लूइड को निकालना टेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, अदरवाइज कुछ और डायग्नोसिस भी हो सकता है जो हम मिस करें। ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो वैसे ही स्पाइन का भी वैसे ही केस है, अगर स्पाइन के वहाँ पर स्वेलिंग है, सूजन है, पस है, फिर तो बड़ा क्लियर कट केस है। लंग्स
कि एक्सरे क्लियर भी हो सकते हैं, सिम्टम्स ना हो ये भी हो सकता है, पर उसके अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जी, आपने बहुत सारे लक्षण बताए। एक और बात होती है, कई बार अब ये भी पिछले दिनों में कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि ब्रेन में भी टीबी होती है। हाँ जी। तो मस्तिष्क में जब टीबी होती है उसके क्या लक्षण होंगे? उसके लक्षण ये होंगे, हेडेक होगी और कुछ कन्वल्शंस वगैरह भी हो सकती हैं, और सेंसोरियम जो है मतलब उसमें भी फर्क पड़ सकता है। हेडेक का होना बहुत जरूरी है। जब भी हेडेक है, शॉर्ट हिस्ट्री है, तो बाकी जनरल लक्षण भी हो सकते हैं, वेट लॉस, फीवर वगैरह भी हो सकता है। और जो ब्रेन होता है उसकी जो झिल्लियां होती हैं, मेनिंजेस जिन्हें बोलते हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है जो बच्चों में हम अक्सर देखते हैं, लेकिन वो मोर और लेस एक्यूट शुरू होती है। अच्छा। तो उसमें बच्चे को बुखार के साथ गर्दन में जकड़न आ सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, बच्चे को उल्टियां शुरू हो सकती हैं, वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लक्षण। अगर बड़ों में होगी तो? बड़ों में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ब्रेन का, वो स्लो क्रॉनिक इन्फेक्शन के तौर पे भी मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसमें सिर दर्द का लक्षण बताया एक आपने, और सेंसरी आपने, हेडेक, वोमिटिंग भी होगी, उल्टियां भी होंगी इसके साथ। उल्टियां भी होंगी। जी। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं दिल्ली से, कृष्णा दत्ता जी, उन्होंने टेलीफोन किया, टेलीफोन लाइन पर हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत स्वागत और पूछें सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है, जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, जैसे फेफड़ों का ट्यूबरकुलोसिस होने से, स्पूटम टेस्ट होने से उसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस स्पूटम टेस्ट पॉजिटिव आते हैं जी, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लाइक स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इसमें डायग्नोसिस क्या होता है? और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी है, उसमें उसका प्रोग्नोसिस कैसे है या ट्रीटमेंट कैसा होता है? जी, जी, अभी और एक है माल्टू टेस्ट में कितना कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे होता है, कितना कन्फर्म हम हो सकते हैं इसमें? जी सर, अभी डॉक्टर साहब यही बता रहे थे, थोड़ा सा और विस्तार से जरा इनको बता दीजिएगा। एक तो उन्होंने स्पाइन के बारे में पूछा है, तो स्पाइन में लो बैकएक होना या बैकएक होना, पीठ में दर्द होना बहुत जरूरी सिम्टम है ये पेशेंट का। तो उस केस में स्पेशल एक्सरे होने चाहिए, पहले प्लेन एक्सरेज होते हैं, फिर एमआरआई फिल्म्स होनी चाहिए, उससे काफ़ी हिंट मिल जाता है। और जैसे मैंने बोला कि बताया कि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, पर अगर नहीं है तो ट्रीटमेंट शुरू भी की जा सकती है। अगर सारा एविडेंस एक्चुअली टीबी के फेवर में जाता है तो शुरू कर सकते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन था मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। जी, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस बड़ा क्लियर कट होता है, बच्चों में ये काफ़ी कॉमन होता है, पर बड़ों में भी हो सकता है। आजकल HIV की वजह से बड़ों में भी देखने में मिलता है जी। और इसमें बड़े क्लासिकल फाइंडिंग्स होती हैं चेस्ट एक्सरे ग्राफ, रेडियोग्राफ में, तो उससे डायग्नोसिस बड़ा क्लियर कट होता है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि और डिजीजेज भी मिमिक कर सकती हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ, पर बाकी लक्षण साथ में हैं, जैसे बुखार का होना इत्यादि, वजन का कम होना, भूख का कम लगना, तो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस है। तो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, सैम्पलिंग जैसे ब्रोंकोस्कोपी करके हो सकता है, फ्लूइड निकाला जा सकता है, टेस्टिंग की जा सकती है, ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, और ट्रीटेबल है, ड्रग्स उपलब्ध है इसके लिए जी। और इसके अलावा इन्होंने एक और सवाल पूछा था, इन्होंने पूछा था स्पाइन की टीबी के लिए, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब आपने बताया ही था। जी, मैं एक चीज बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं ना कि जब तक टीबी के कीटाणु की उपस्थिति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे हम प्रूव ना कर पाए, तब तक टीबी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो नहीं कहते। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कीटाणु अपनी ही उपस्थिति दिखा पाए, उसके बावजूद भी क्लिनिकली और जो बाकी एक्सरे वगैरह के आधार पे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उस मामले में भी टीबी का डायग्नोसिस डॉक्टर साहब कर लेते हैं, यही कह रहे हैं। मॉन्टू टेस्ट के बारे में भी इन्होंने पूछा था, मॉन्टू टेस्ट के बारे में क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया। जी जी जी। तो मॉन्टू टेस्ट ऐसा टेस्ट है, स्किन टेस्ट होता है, और आमतौर पर 48 आवर्स इंजेक्शन देने के बाद इसकी रीडिंग ली जाती है। मॉन्टू टेस्ट अगर पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं कि पेशेंट को एक्टिव डिजीज है। ये जस्ट जैसे हम डॉर्मेंट टीबी की बात करेंगे, तो डॉर्मेंट टीबी में भी ये पॉजिटिव हो सकता है, बट किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, एक्चुअली यू कंफर्म कि पेशेंट हैज ट्यूबरकुलोसिस, उसमें मॉन्टू टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है। सो इस पे इतनी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहिए, ना ही डॉक्टर्स को देना चाहिए, पर इसके अलावा कुछ और भी नए टेस्ट आए हैं, उसका भी शायद जिक्र होगा जी। तो उससे भी उसका भी सपोर्ट लिया जा सकता है। पर मॉन्टू टेस्ट पे पूरा वेट रखना, मतलब पूरा उसको वेटेज देना इतना ज़्यादा,
ये इसके साथ टीबी बीमारी के साथ न्याय नहीं होगा। एक सपोर्टिव टेस्ट है, सपोर्टिव टेस्ट समर्थन करता है पर कंफर्मेशन नहीं करता। यानी बहुत सी चीजों को मिलाकर फिर एक विशेषज्ञ ही तय करेगा कि ये टीबी है कि नहीं है और उपचार किया जाए कि नहीं। तो आज जब भी चर्चा चल रही है टीबी के बारे में टोटल हेल्थ में, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी बातें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि शायद हमें मालूम था, पता लगता है कि कम मालूम।